द प्रिंट में आपका स्वागत है। श्रीलंका के लिए आगे का रोड मैप क्या हो सकता है? आरबीआई द्वारा हाल ही में रिलीज की गई रिपोर्ट ने भारत के सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर क्या कहा है और क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा, बहुत ज्यादा न्यूज़ी हफ्ता है ये। बिल्कुल और लगता है कि हम जैसे न्यूज़ चेज करते हैं तो एक घंटे में फिर बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल भी इसी तरह से बहुत ढेर सारे आए हैं। शेखर, सबसे पहला जो आज का सवाल है वो आ रहा है गिरीश रंजन का, जो कि हमारे मेंबर है। कई मेंबर्स ने इस बार सवाल भेजे हैं। वो पूछ रहे हैं कि श्रीलंका के लिए आपके हिसाब से आगे क्या रखा है, क्या आपको क्या लगता है कि उनके लिए रोड मैप क्या है और कब तक चीजें सामान्य हो जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है जो समझने की है कि जो लोगों में एक बहुत जोश आ जाता है कि तहरीर स्क्वायर हो गया जो अरब देशों में हुआ, तो हमें याद रखना चाहिए कि तहरीर स्क्वायर के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद कुछ देश तो टूट गए, अभी तक टूटे हुए हैं और वहाँ पे लाखों लोग मर गए और दसियों लाख वहाँ से शरणार्थी बनकर दुनिया भर में फैल गए। जैसे सीरिया है, लीबिया है, उनके असर से लेबनान है जो उनके पास है, टुनीसिया में एक तरह से बदलाव आया। लोगों ने कहा वहाँ तो एक लोकतंत्र आ गया, लेकिन वहाँ भी डिक्टेटर वापस आ गया। इजिप्ट में तो उसी टाइम डिक्टेटर वापस आ गए और पहले से भी भयंकर डिक्टेटर आ गए। तो ये सब चीज़ें सोच के करनी चाहिए कि एक बार तो आप जोश में आके सड़क पे कर देते हैं खड़े होके, आपका नेता कोई है नहीं। ये तो है नहीं कि आपने एक राज करने वालों को हटा दिया, अब आपका जो नेता है वो आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि जैसे भारत में हुआ इमरजेंसी के समय, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, वो सत्ता में नहीं आए लेकिन वो एक तरह से सत्ता गुरु बन के बैठ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है लंका में भी। तो लंका के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अब अपने घर जाएं, हालांकि जाना शुरू हो गए, वो अच्छी बात है। और एक जो देख रेख की सरकार बने, केयर टेकर टाइप सरकार, क्योंकि अभी सरकार जो बनेगी उसका कोई ख़ास औचित्य नहीं होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार नहीं होगी। पहली सरकार जैसी भी थी चुनी हुई तो थी जी। ये तो चुनी हुई भी नहीं होगी, तो ये काम चलाऊ सरकार होगी। तो जल्दी से जल्दी इसको फिर एक फेयर चुनाव कराना चाहिए। वो चुनाव इस समय जैसी श्रीलंका में स्थिति है उसमें उसके अंदर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुपरविजन भी होनी चाहिए, चाहे वो यूएन की हो, चाहे जो ग्लोबल डेमोक्रेसीज का जो एक फोरम है उसकी हो, चाहे तीन देशों के इलेक्शन कमीशन, 5 देशों के जो दक्षिण एशिया के हैं उनकी मिलके हो। वैसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, दक्षिण एशिया में आमतौर पर कहना नहीं चाहता, उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि दक्षिण एशिया एक अमेरिकन फॉर्मुलेशन है जिससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। तो इन सब की देख रेख में एक ऐसा चुनाव जिसको सब माने, क्योंकि श्रीलंका में बहुत समय से अब लोकतंत्र रहा है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के लोग इतने गरीब भी नहीं हैं। ये तो ज़बरदस्ती गरीब हो गए कि आपकी जेब में पैसे हैं लेकिन पैसे से कुछ मिलता ही नहीं है। बैठे बैठे आपके पैसे की कीमत पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा हो गई। तो इस सब को ठीक करने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें लोगों का विश्वास हो। ये रनिल विक्रमसिंघे से नहीं होगा, वो तो खुद ही एक एमपी है, एक एमपी की उनकी पार्टी है। तो ये तो जिसको कहते हैं शीप इन शीप्स क्लोथिंग, और उनका सारा, अगर उनका सारा करियर आप देखें राजनीति में तो ऐसा ही रहा है। लगता नहीं कि उनकी कोई खास कन्विक्शन है, और इसीलिए जहाँ मौका मिलता है वहाँ फिर बन जाते हैं। जब पहले आप देखिए, पिछली बार जब एक सरकार बनी थी वो भी एक तरह का कोएलिशन था, जब मातृपाला सिरिसेना थे तो वहाँ भी ये बन गए थे प्रधानमंत्री, कभी प्रधानमंत्री कभी ये राष्ट्रपति। तो ये बंदर बाट से ये नहीं चलेगा, ये जल्दी से इसको अब स्टेबलाइज करके थोड़ी स्थिरता लाके और चुनाव कराना पड़ेगा। जी, इसके साथ अगला सवाल जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। विश्व पटेल पूछ रहे हैं कि हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, जो सरकारों को परिणामों के बारे में सोचे बिना राजनीतिक लाभ के लिए पॉपुलिस्ट स्कीमों के बारे में चेतावनी देती है। क्या इससे श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, अगर आप मेरा इस हफ्ते का पिछले सप्ताह का एक कटर देखें, जो एपिसोड 1035 है, 1035, वो इसी रिपोर्ट के ऊपर है। और वो रिपोर्ट 10 राज्यों को देखती है, 10 ऐसे राज्य जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उधार है। अच्छा, उनको अलग अलग पैरामीटर्स में देखती है। तो कोई कहीं टॉपर है, हालांकि टॉप का मतलब बॉटम होता है यहाँ पे, कोई कहीं टॉपर है,
कोई कहीं टॉपर है। जी। तो ज़्यादातर जो उसमें टॉपर है जगह, वो बदकिस्मती से पंजाब है, और वो पंजाब में नज़र भी आता है। लेकिन पंजाब में आप देखेंगे पहले ही उसकी इतनी हालत ख़राब है, इतना उधार लिया हुआ है, उधार चुकाने वाली हालत नहीं है। मतलब आप सोचें कि पंजाब के जो अपने टैक्स हैं, जो सरकार टैक्स इकट्ठे करती है, उसका करीब 17% तो जो सरकार ने पहले उधार लिए हुए हैं उसका ब्याज देने में ही जाता है। तो और जितना सरकार के पास खुद कमाई है, जिसमें जो केंद्र देता है वो भी पैसा है, उस सब में से करीब 91 राज्य सरकार के अपने खर्चे पर ही जाता है, तनख्वाहों में, पेंशन्स में, सब्सिडीज में, या फिर जो पुराने लोन हैं, उधार हैं, उनको चुकाने में। और वही सरकार अभी कह रही है कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 1000 रुपए हर महीने हर महिला को देंगे। तो वो भी आरबीआई की रिपोर्ट ने दिखाया है कि ये जो मुफ्त बिजली है इसका खर्चा होगा 5000 करोड़ रुपए, और जो महिलाओं को देना है उसका होगा 12,000 करोड़ रुपए। तो छोटी सी स्टेट है पंजाब, उसके लिए बहुत पैसा है। तो पंजाब, केरला, पश्चिम बंगाल, और मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि राजस्थान, क्योंकि मैंने सोचा था कि राजस्थान के पास तो काफ़ी पैसा है, क्योंकि लोग सोचते हैं राजस्थान में क्या है भाई, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, थोड़ी बहुत और बाकी उनकी जो खेती वेती है वो नहीं है, और ये टूरिज्म है। राजस्थान में जो भारत में इस समय ज़मीन से तेल निकल रहा है, वो लगभग सारा का बहुत सारा आसाम को छोड़ के राजस्थान में निकल रहा है, और वो जो तेल निकलता है उसके ऊपर राजस्थान सरकार को रॉयल्टी मिलती है, और वो बहुत बड़ा अमाउंट है रॉयल्टी का। उसके बावजूद राजस्थान इतना दिवालियापन पे है, और उसके बावजूद राजस्थान अब ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आया है, और वो भी बड़ा एक शातिर काम किया है उन लोगों ने और छत्तीसगढ़ ने, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम अभी लाने से लगेगा कि अभी तो आपका बजट बेहतर हो गया जी। क्योंकि अब जो नई पेंशन स्कीम है उसमें अगर कर्मचारी है वो 100 रुपये जमा कराता है तो सरकार भी 100 रुपये जमा कराती है। ओल्ड स्कीम ले आए तो सरकार को अभी नहीं जमा कराना, तो अभी तो बच गए। लेकिन आगे के लिए क्या होगा, आगे के लिए जब वही कर्मचारी 2035 में रिटायर होगा तो उसके बाद हमेशा के लिए उसको पेंशन देनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका है कि आज हम अपने बच्चों से और अपने पोते पोतियों से, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन से, उनसे पैसे चोरी करके और वोट खरीद रहे हैं। अब फिर वो चुकाते रहेंगे, बाद में भूखे मरेंगे। तो ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे सभी राज्यों में कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन इन राज्यों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं कहूँगा कि अगर ये जब तक राजनेता इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है। अच्छी बात यह है, एक इसमें अगर आप देखें कि जैसे ये ओल्ड पेंशन स्कीम का 2 राज्यों ने किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने, लेकिन कम से कम ये वायरस जो है ये और राज्यों में भी नहीं पहुंचा है। शेखर की सीटीसी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडिट है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रश्नों के टाइम स्टैम्प्स लिखे हुए हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि किस समय पर कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। शेखर, जो अगला सवाल है वो आ रहा है सूरज का, जो कि हमारे मेंबर है। वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत आर्थिक स्थिति में कहीं से भी श्रीलंका के आसपास है? क्या आने वाले वक्त में भारत की भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है? देखिए, ये बिल्कुल ही फूहड़ बात है ऐसे कहना, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति पहुंचने के लिए आपको बहुत टैलेंट चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी के पास इतना टैलेंट है जितना राजपक्षे के पास था। मतलब ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं वो, कि अच्छे भले देश को बर्बाद कर दिया। मतलब ये तो गाड़ी में आपने एक पहिए में पंक्चर नहीं किया, आपने चारों में पंक्चर करके इंजन निकाल के बाहर रख दिया और टैंक भी लीक करा दिया अपना। ऐसे काम किए। तो ये ऐसा मत सोचिए। भारत की समस्याएं हैं और समस्याएं रहेंगी भी, और भारत चलता भी रहेगा। लेकिन ये सोचना कि भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा, ये देखिए, भारत का एक समय थोड़ी सी एक हालत खराब हुई थी सन 91 में जी। और 91 में भी ये नहीं था कि भारत दिवालिया हो गया था, लेकिन भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो था वो गड़बड़ था, क्योंकि उसके पहले राजीव गांधी के 5 साल में बहुत खर्चा किया गया और बहुत आयात किए गए। उसके बाद हमारी बड़ी अस्थिर सरकारें थी। वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, जिसको कि अली बाबा और 40 चोर की सरकार बोलते थे। तो उस चक्कर में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था, विदेशी मुद्रा, बहुत कम हो गई। तो लग रहा था कि भारत को जो अपनी विदेशी पेमेंट्स करनी है उस पर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। भारत ने कभी अपनी विदेशी पेमेंट्स पर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है,
और मैं समझता हूँ ना कभी करेगा, चाहे किसी की भी सरकार यहाँ पे हो, क्योंकि भारत की जो आर्थिक एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत कंजर्वेटिव है। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। उस समय भी जब जब क्राइसिस आया तब आप कहेंगे मैं तो अभी मजाक उड़ा दिया अली बाबा और 40 चोर, लेकिन चंद्रशेखर, हालांकि उनके सिर्फ 40 एमपी थे इसलिए कहते थे अली बाबा और 40 चोर, लेकिन उन्होंने भी, जिस सरकार के पास बहुमत तो छोड़िए, कोरम भी नहीं था पार्लियामेंट में, बाहर से कांग्रेस उनको सपोर्ट करती थी जी। उस सरकार ने भी फैसला किया कि आपके जहाज़ों में भर के, जेट्स में भर के हमारा सोना आप स्विट्जरलैंड ले गए। क्यों? कि उसके सामने उसको गिरवी रख के आप उधार ले लेंगे ताकि भारत का डिफॉल्ट ना हो। तो भारत में तो उस स्थिति में भी डिफॉल्ट नहीं होने दिया था, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए हमारे देश में ना एक टेंडेंसी है, जैसे हम पहले क्रिकेट में या हॉकी में कहते हैं कि टर्निंग डिफीट, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, कि आप जीतने वाले थे लेकिन आप जीतते जीतते हार पाली, है ना। तो हमारे भारत में जो हमारी डिबेट में, डिस्कोर्स में एक और हमारा बहुत ख़ास टैलेंट है। वो टैलेंट है कि जैसे कहते हैं कि सम पीपल्स, कोई कहते हैं कि हार के मुंह से उसने जीत खींच ली, स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द माउथ ऑफ डिफीट। कोई कहते हैं कि जीत से हार खींच ली, जीत के मुंह से, स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द माउथ ऑफ विक्ट्री। और हम कुछ ऐसे लोग हैं हु स्नैच अदर पीपल्स डिफीट, कि कोई और हार रहा है हमको लगता है हम ही हार रहे हैं। अरे लंका का अपनी स्थिति है, तब कहना कि हमारे यहाँ भी ऐसे हो जाए, फिर कई लोग सोचते हैं हमारे यहाँ भी लोग बाहर आ जाए, सड़कों पे खड़े हो जाए, सरकार बदल जाए। ऐसे नहीं होता है, भारत में नहीं होता है, और भारत उसके आसपास कहीं भी नहीं है। अगला सवाल है लक्ष्य वर्मा का, जो कि हमारे मेंबर है। वो पूछ रहे हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर नेशनल एम्ब्लेम के संबंध में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए ये बहुत बड़ी शेर की मूर्ति बनी, 4 शेरों की मूर्ति बनी है। अब मैं तो कोई मूर्ति कला का विशेषज्ञ नहीं हूँ, और इसको जब बहुत एनलार्ज करके देख रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एंगल का फर्क है, नीचे से देख रहे हैं, अगर शेर का मुंह खोला है नीचे से तो शेर के तो होंगे दांत ऐसे, क्योंकि जो शेर है, शेर तो बिल्ली होता है, तो जब वो शिकार को पकड़ती है बिल्ली, आप देखिए कबूतर को पकड़ती है तो उसके दांत अंदर जाते हैं गले में और ख़त्म हो जाता है जानवर। ऐसे ही शेर हिरन को पकड़ता है या भैंस को पकड़ता है, तब भी यही होता है। तो मुझे कहना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका इतना बात का बतंगड़ बनाया है, ये मुझे लगता है ये नरेंद्र मोदी जी को सूट करता है, क्योंकि सब उनके जो आलोचक हैं इस बात का बतंगड़ में लगे हुए हैं। 3-4 दिन लगे रहेंगे, तब तक वो किसी और चीज़ पर मूव हो जाएंगे, और इससे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इंसान भारत में वोट इधर से उधर करने वाला है, क्योंकि अब शेर है ना, शेर डोसा तो खाएगा नहीं जी, शेर तो मांस खाएगा, और शेर भी मांस खाएगा तो किसी को मार के खाएगा, दहाड़ेगा भी। तो ये मुझे तो हंसने वाली बात लगती है। अगला सवाल जो है वो आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर में पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या इसका भारत के साथ संबंधों पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? वो पूछ रहे हैं कि नए पीएम की प्राथमिकता क्या होगी, पार्टी में अनुशासन में सुधार या मुद्रास्फीति से जूझ रहे यूके की अर्थव्यवस्था में सुधार? देखिए पहली बात तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कमला हैरिस हो या ऋषि सुनक हो कि वो भारतीय है, वो भारतीय नहीं है, वो अपने देश के हैं, वहाँ के नागरिक हैं। वहाँ की, हमारे यहाँ भी बहुत लोग होते हैं जो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का पासपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा भारत के देशभक्त बन जाते हैं, और हालांकि वहाँ पे कसम खाते हैं कि हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिका के झंडे को, अमेरिका का नेशनल एंथम होता है तो अपने दिल पे हाथ रख के खड़े होते हैं। ऐसी आदत पड़ जाती है कि भारत में आते हैं, जनगण मन होता है तब भी दिल पे हाथ रख के खड़े जाते हैं जैसे अमेरिकन हो। तो ये फेक बात है कि वो इंडियन है, वो इंडियन नहीं है, वो अब ब्रिटिश है, सीधी बात। तो ये सोचना कि उनके आने से कोई संबंधों में फ़र्क पड़ेगा, ये बचकानी बात है, ऐसे हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो जिस देश का होता है वो उसी का काम करता है। दूसरी बात ये कि भारत के लिए वैसे जो रिश्ते हैं, नीति है, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, टोरी पार्टी है, उसकी नीति एक है जो भारत के प्रति काफ़ी खुली है और भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। और ये जब तक कंजर्वेटिव पार्टी का कोई नेता रहेगा वहाँ पे, टोरीज का जिसे कहते हैं, तब तक ये नीति वही रहेगी। लेकिन अगर वहाँ कोई लेबर का आ गया, शुक्र है अभी तो वो जेरेमी कॉर्बिन नहीं है, लेकिन अगर
स्टारमर भी आ जाए मान लीजिए, जो अभी नेता हैं लेबर के, तब उससे नीतियों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार जो लेबर की होगी वो कश्मीर के मामले पर, ह्यूमन राइट्स के मामले पर, ऐसी बहुत बातों पर ज्यादा बोलना शुरू करेगी और उससे थोड़ा खिंचाव जरूर आएगा। लेकिन अभी उनके आने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। उसके लिए तो नया चुनाव होना पड़ेगा और चुनाव में भी लगता नहीं कि वो जीतने वाले हैं। अगला सवाल जो है वो नचिकेत दैथंकर का आ रहा है। पूछ रहे हैं कि रूस के जर्मनी को टेम्परेरी गैस सप्लाई बंद करने पर आपके क्या विचार हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि क्लियरली सैंक्शंस का पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं पर उल्टा असर पड़ा है और नागरिक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए, जब उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी तो उनको पता था कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब देश अपने राष्ट्र हित में कोई काम करते हैं तो अपनी जनता से भी कहते हैं कि भाई इसका कुछ आपको दाम चुकाना पड़ेगा, आप चुकाने के लिए तैयार रहिए। यूरोप में समस्या यह है कि यूरोप के लोग अब बहुत ही स्पॉइल्ड हैं, बिगड़े हुए हैं। बिगड़े हुए मतलब जैसे लाड प्यार से पाले हुए होते हैं, कभी कोई मुसीबत देखी नहीं है। और उनको लगता है कि 75 साल से करीब 80 साल करीब समझ लीजिए अभी, कि अमेरिका उनकी सुरक्षा को अंडरराइट करता है। तो उनके यहाँ फौजें भी, एक ब्रिटेन और फ्रांस को छोड़ के फौजें भी कमज़ोर हैं। ब्रिटेन की हालांकि कमज़ोर हो गई है, समय के साथ कम हो गई है, छोटी कमज़ोर नहीं, कम हो गई है। तो उनको लगता है कि अमेरिकन तो यहाँ पे हैं ही, वो आके हमारी सुरक्षा करेंगे। अब उनको अचानक लग रहा है कि अरे यार, अमेरिकन अगर आके सुरक्षा करेंगे भी, लेकिन उसके पहले हमें भी उसका कुछ दाम देना पड़ेगा। तो उससे वहाँ समस्या हो रही है। और इसमें जो सबसे कमज़ोर देश है और सबसे सुस्त देश है और सबसे एंटाइटल्ड देश है वो जर्मनी है। तो जर्मनी में इस समय, अच्छा, जर्मनी की भी कुछ एक अलग तरह उनकी भी बेवकूफ़ियाँ हैं। एंगेला मर्केल को क्योंकि ग्रीन पार्टीज का समर्थन चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर एनर्जी बंद कर दूंगी। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है दुनिया में सबसे साफ एनर्जी है। खर्चा उसमें तब होता है जब आप प्लांट लगाते हैं। एक बार प्लांट लगा दिया फिर तो हमेशा चल रहा है, क्योंकि बहुत सस्ते में बनती है। उन्होंने कहा मेरे 18 प्लांट हैं, मैं इनको बारी बारी बंद कर दूंगी, क्योंकि जो ग्रीन कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हम न्यूक्लियर से बहुत बुरा समझते हैं। जैसे भारत में भी किया, भारत में भी जब भी कोई न्यूक्लियर प्लांट लगता है, कुछ लोग आके वहाँ झंडे वंडे बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। ऐसे न्यूक्लियर डील के ऊपर भी खड़े हुए थे, अरे चेरनोबिल हो जाएगा, अरे फुकुशिमा हो जाएगा, इस तरह से। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 13 बंद कर दिए और मेरे ख्याल 3 अभी बंद हो रहे हैं। अब वो सारी जो वहाँ से बिजली आती थी यानी बंद हो गई। वो बिजली कहाँ से आ रही है? वो बिजली आ रही थी जो रूस से गैस आ रही थी, उससे बिजली बना रहे थे। अब अगर गैस आनी बंद होती है तब क्या कर रहे हैं? और गैस से भी पूरा नहीं हो रहा था उनका। उसके बाद उन्होंने खूब कोयला जलाना शुरू कर दिया था और कोयले का आयात फिर रूस से शुरू कर दिया था। तो आप देखिए कि ये मतलब जर्मन लोग इतने जीनियस होते हैं, पर ऐसा जीनियस तो कभी मैंने सुना नहीं कि आप जो साफ न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है उसको तो बंद कर दीजिए और कोयला खरीद के उसको जलाना शुरू कर दीजिए और पड़ोस के देशों से बिजली खरीदें जहां न्यूक्लियर बन रही है। फ्रांस में, बेल्जियम में, सब जगह न्यूक्लियर बन रही है। तो ये जर्मनी सबसे बड़ा वीक लिंक है इसके अंदर अभी। अगला सवाल जो है वो बसंत मिश्रा का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि विभिन्न रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के मद्देनज़र भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये बताते हैं कि भारत की जनसंख्या एक्सपेक्टेशन से जल्दी चरम पर जा रही है, उसके बाद घटने लगेगी। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप ये भी सोचते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के आह्वान में साइंटिफिक स्ट्रैटेजी के बजाय सांप्रदायिक रंग है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को मानता ही नहीं कि भारत की जनसंख्या जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। ये उससे कम बढ़ रही है। दुनिया में हर स्टडी जो आई है, वो चाहे WHO की हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो, वो सब स्टडीज़, UN पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन की हर स्टडी ये दिखाती है कि भारत का बर्थ रेट कम हो रहा है। इस समय अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी डेटा आप देखें तो लगता है कि भारत का बर्थ रेट काफ़ी कम हो गया है और 1 या 2 साल में भारत पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में आ जाएगा। ये जो UN की रिपोर्ट आ गई है, इस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि ये कह रही है कि भारत की जनसंख्या ऑलरेडी 141 करोड़ हो गई है। अगर 141 करोड़ हो गई, आप पिछली बार की भारत की सेंसस देखिए 2011, उससे अगर आप बर्थ रेट के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके बढ़ाएं तो करीब 138 से 138 होती है। ये 103 करोड़ भारतीय क्या
पिछले 6 महीने में पैदा हो गए। और अगर इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आप देखें तो ये मेरे ख्याल 3 करोड़ भी नहीं 3.5 करोड़ पैदा होने पड़ेंगे, क्योंकि तो ये भी कहते हैं कि 50 लाख मर गए कोविड में। तो 50 लाख कोविड में अगर 3 महीने में मर गए तो अभी तो जनसंख्या कम होनी चाहिए। ये 3.5 करोड़ बढ़ा दी, तो जिसको जो सूट करता है वो बोलता है। तो ये बकवास है। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, अभी थोड़ी बढ़ रही है, खास करके यूपी बिहार मध्य प्रदेश, यूपी बिहार में ज़्यादा है, वहाँ बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अभी 150 करोड़ हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा। भारत की समस्या अब उल्टी हो गई है। उल्टी समस्या ये वही समस्या है जिससे चाइना जूझ रहा है। उन्होंने भी कानून बना दिया, हर किसी का एक बच्चा हो गया जी, उसमें लगे रहे। अब उनको समझ आया कि बाप रे बाप, हमारी जो जनसंख्या है वो तो बूढ़ी हो रही है। जब जनसंख्या बूढ़ी होती है तब क्या होता है, जैसे लोग 50, 55, 60, 65, अच्छा आजकल सब लोग स्टैटिन खाते हैं ताकि उनकी आर्टरी साफ रहें, है ना, और बाकी दवाइयाँ वाइयाँ जो भी है, तो आजकल इंसान जीते भी बहुत दिन है जी। पहले ज़माने में तो कहते भाई वो क्या हुआ उसका, अरे वो मर गए। क्यों मर गए? वो 60-65 के थे, बुजुर्गवार थे। आजकल तो लोग 60-65 पे काम करते हैं, 80-85 आमतौर पे हो गया। तो उसमें क्या होता है कि एक तो वो इंसान की उम्र होती है जब वो काम करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, उद्यम करता है, काम करता है, तो वो फिर अपनी भी आमदनी करता है, उसमें से टैक्स भी देता है, उसमें से फिर वो अपना घर भी खरीदता है, गाड़ी भी खरीदता है, फ्रिज भी खरीदता है, टीवी भी खरीदता है। टीवी खरीदता है तो उसमें OTT प्लेटफॉर्म को, नेटफ्लिक्स को, अमेजोन को सब्सक्राइब करता है। तो उस सब पे सरकार को टैक्स जाता है। उस टैक्स से सरकार फिर जो लोग बूढ़े हो गए होते हैं उनका वेलफेयर कर सकती है। तो ये इसको एक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो, कि किसी भी जनसंख्या में कितने लोग कमाई कर रहे हैं जी, और कितने लोग निर्भर हैं सरकार के ऊपर या उनकी कमाई के ऊपर। तो जब जनसंख्या बूढ़ी होती है तो डिपेंडेंसी रेशो खराब होती जाती है जी। इसका मतलब कि जो लोग कमाई कर रहे हैं उनका अनुपात, जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे हैं, उनके मुकाबले घटता जाता है। तो चीन को अब ये समस्या हो गई अचानक। ये देखिए, ये जो प्रकृति के मामले हैं, इनमें ये कानून से करना, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब चीनी फंस गए जी। अब चीन एक ऐसा देश हो गया जहाँ पे मान लीजिए इस समय चीन का कोई सैनिक मरता है, पता नहीं कितने मरे वहाँ गलवान में, पर मरे तो सही ना। जो मरा उसका ना चाचा है ना चाची है, ना मामा है ना मामी है, ना उसका भाई है ना बहन है, ना उसका चचेरा भाई है ना उसकी चचेरी बहन है जी। क्योंकि उसके माँ बाप का भी एक बच्चा हुआ, उनके माँ बाप का भी एक बच्चा हुआ। तो ये बिल्कुल रूटलेस लोग हो गए। अब चीन की सरकार कह रही है कि हमारी तो मुसीबत हो गई, हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि एक तो आपने कहा कि कोई एक से ऊपर पैदा नहीं करेगा, और दूसरा फिर आपके यहाँ क्योंकि थोड़े लोग अमीर हो गए। अब जो औसत चीनी है, औसत भारतीय से 6 गुना अमीर है। तो जैसे लोग मॉडर्न होते हैं, शहरों में आते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते। तो तब चीनियों ने कहा 2 पैदा करो, लोगों ने कहा भाड़ में जाओ, हम तो एक भी नहीं करते। फिर उन्होंने कहा 3 करो, लोगों ने कहा तुम्हारे अब आप लोगों को कानून से रुकवा तो सकते हैं बच्चा पैदा करने से, पर कानून से पैदा करवा नहीं सकते। अब चीनी बहुत घबराए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं हम इंसेंटिव देते हैं कि आप बच्चे और पैदा करो, फिर भी कोई राजी नहीं है। तो भारत की समस्या यह है कि अभी हमारी इकोनॉमी ग्रो तो करी नहीं, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि हमारी बड़ी नौजवान पॉपुलेशन है, लेकिन बूढ़ी होनी पहले शुरू हो गई है। तो ये बातें जरा ध्यान से करनी चाहिए। और ये बेवकूफ़ी की बात है कि कानून ले आओ। अभी भारत की जनसंख्या इतनी है ही नहीं, इस तरीके से बढ़ ही नहीं रही है कि आपको कानून से उसको रोकना पड़े। और ये भारतवर्ष है, ये आप कानून से रोक के देख के दिखा लीजिए। चलिए, अगला सवाल जो है वो हितेश का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि शेखर ने अपने लेटेस्ट CTC में कहा था कि भाजपा दक्षिण भारत में अपना पैर जमाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। तो क्या ये संभव है कि भाजपा अपने वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार के रूप में निर्मला सीतारमण को मैदान में उतारेगी? देखिए, ये इस समय कहना बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके कुछ ही घंटे में बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। तो
दूसरी बात ये इसलिए भी खतरनाक है कि बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, और जो कहे पता है वो या वो झूठ बोल रहा है या उसने कोई गलत चीज़ पी हुई है। और मैंने कुछ पिया नहीं हुआ पानी के अलावा या ब्लैक टी के अलावा, और झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट से इससे चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है कि वहाँ पे वो कैसे वर्कर ढूंढ पाते हैं, कैसे मुद्दे ढूंढ पाते हैं, कैसे वहाँ पे वो एलाइज ढूंढ पाते हैं। क्योंकि बीजेपी का एक तरीका ये भी है कि जिस राज्य में उन्हें बढ़ना होता है वहाँ पे उनका एक लोकल पार्टी के साथ में वो समझौता कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ चलते हैं। थोड़े दिन के बाद वो गाड़ी को पीछे छोड़ दिया, जैसे आप जहाज से छलांग मारी, पैराशूट लगा हुआ है, नीचे है, पैराशूट उतार के फेंक दिया। तो वो कई पार्टीज को जो उनके साथी होती हैं पैराशूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इस हफ्ते मैंने एक कर्तव्य लेटर भी किया था, और हमारे शंकर अनिमेश हमारे साथी उन्होंने एक स्टोरी भी की थी कि 2014 से बीजेपी ने 19 साथियों को ऐसे ही पैराशूट की तरह निकाल के फेंक दिया जी। अगला सवाल जो है वो कौस्तुभ सौकार का है, जो कि हमारे मेंबर में पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के विद्रोह को उदाहरण बना के निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी इतनी पुरानी और बड़ी पार्टी को बचाने के लिए ऐसा कोई कदम उठाना जरूरी होगा उनके लिए, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। हम उसकी हिंदी एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि पढ़ा मैंने स्कूल में हिंदी में ही था, हिंदी मीडियम में ही हमने ग्रेविटी पढ़ी थी। आपको पता है गुरुत्व कुछ ऐसे कहते हैं उसको? हाँ, गुरुत्वाकर्षण कुछ ऐसे नहीं, वो तो हाँ कुछ ऐसे कहते हैं, जो भी है। तो वो उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, उसकी एक धुरी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? राहुल गांधी तो अभी भी बाहर है। कल को अभी चुनाव का फैसला होना है उपराष्ट्रपति वगैरह का, वो बाहर है। तो कांग्रेस पार्टी में इस समय वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो कांग्रेस के लोग इस समय काफ़ी खोए हुए हैं, कुछ रास्ता इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ वैसे ही थक गए हैं। तो ये कांग्रेस की बड़ी भारी समस्या है इस समय। अगला सवाल जो है वो मकरंद सावरगांवकर का आ रहा है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने एक सीटीसी में इसरो में जासूसी केस का जिक्र किया था। हाल ही में आई फिल्म रॉकेटरी जो इसी मामले पर आधारित थी, क्या आपने वो देखी है? आपसे पूछ रहे हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या वास्तविक अपराधी की पहचान हुई, उसको क्या सजा हुई? देखिए, मैंने फिल्म अभी देखी नहीं है, लेकिन मैं इस केस को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने इसको कवर किया था 1995 में, और हमने ही पहली स्टोरी की थी तब इंडिया टुडे में, ये कहते हुए कि ये केस बिल्कुल फेक है। और क्या होता है कि एजेंसीज होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस, एक बार कुछ गलत लिख दिया उसके बाद कोई मानना नहीं चाहता कि मैंने गलत कर दिया है। अब सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, 4 आदमी है ना, 2-3 आदमी यही परेशान हो रहे हैं, भाड़ में जाए, है ना, मैं क्यों ये बोलूँ कि मैंने गलती करी है। तो आप उस गलती को बढ़ाए जाते हैं, इसमें ऐसे ही हुआ। तो मैंने फिल्म भी देखी है, लेकिन जो फिल्म के एक तो जो जिस कैरेक्टर के ऊपर वो बेस्ड है, जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक थे नबी नारायणन, वो और माधवन जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करी है, उन दोनों के साथ मैंने और हमारी साथी मानसी फटके ने मिलके हमने एक ऑफ द कफ रिकॉर्ड किया है, जो कि आप जल्दी देखेंगे हमारे यहाँ। उसको द प्रिंट ओटीसी बोलते हैं, आप उसको भूलिएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि असली, अगर आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ स्कैंडल हुआ और स्पाइंग हुई, उसमें असली दोषी पकड़ा गया कि नहीं, सच्चाई है कि स्पाइंग हुई ही नहीं, बल्कि इस स्कैंडल के बनने से जो भारत क्रायोजेनिक का काम कुछ करने की सोच रहा था वो भी रुक गया, क्योंकि उस समय भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन था ही नहीं, तो उसमें जासूसी क्या होती। लेकिन जिन लोगों ने ये केस ट्रम्प अप किया, ये मनगढ़ंत बनाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये एक सच्चाई है। आखिरी सवाल आज का है वो सिद्धार्थ का है, जो कि हमारे मेंबर हैं, सीटीसी से आपके जुड़ा हुआ है, पर वो एक समझना चाहते हैं इसको और बेहतर। वो पूछ रहे हैं कि आपने सीटीसी एपिसोड 958 में कहा था कि रुपया भारत और अमेरिका की महंगाई दर के अंतर के हिसाब से अपनी मूल्य को डेप्रिशिएट करता है अपनी असली मूल्य तक पहुंचने के लिए। अब वो पूछ रहे हैं कि अब जबकि अमेरिका में महंगाई दर भारत से अधिक है, तो रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें डे टू डे नहीं होती हैं। ये चीज़ें आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की औसत देखनी होती है। इस समय एक नया फिनोमेनन हो रहा है दुनिया में कि रूस के अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत हुए जा रहा है। उसके कई कारण हैं।
एक कारण तो है कि दुनिया में क्योंकि इस समय अस्थिरता है तो जी। लोग देखते हैं कि रिजर्व करेंसी दुनिया की क्या है, तो रिजर्व करेंसी डॉलर है, तो सब डॉलर में जा रहे हैं। पहली बार 20 साल के बाद यूरो जो है, जो हमेशा डॉलर से काफ़ी आगे होता था, यूरो और डॉलर एक और एक हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अमेरिका में जो फेड है वो ब्याज की दरें बढ़ा रहा है, तो जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, उन पर भी ब्याज की दर बढ़ रही है। तो दुनिया भर से लोग कह रहे हैं, जैसे सोना खरीदते हैं, भाई सोना जो भी हो सेफ रहेगा, तो डॉलर जो भी हो सेफ रहेगा, तो वो डॉलर में बॉन्ड खरीद रहे हैं, कह रहे हैं इस पर ब्याज भी पहले से बेहतर मिल रहा है, इसलिए डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। इस समय अगर आप देखें डॉलर की मजबूती जो है उसकी वजह से दुनिया की सारी करेंसियां उसके मुकाबले कमज़ोर हो रही हैं। उसके अंदर पाउंड भी है, यूरो भी है, सब बड़ी बड़ी करेंसीज डॉलर के आगे इस समय कमज़ोर हो रही हैं। जी। तो ये एक अलग तरह का फिनोमिनन है। अगर इन सब करेंसीज को देखेंगे, जो भारत का रुपया है वो इतना वीकन नहीं हो रहा है, वो आप सोचें कि करीब एक साल में 7% ही कम हुआ है। तो और ये अभी का जो इन्फ्लेशन है इसका असर अगले साल तक होगा, अभी नहीं होगा। मुझे पता है मैंने कहा था आखिरी सवाल, पर मंदी पे एक और सवाल है जो मैं लेना चाहूँगी। ये बिस्वा सिंह का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ग्लोबल रिसेशन मंदी इनएविटेबल है? देखिए, अब ग्लोबल रिसेशन, कहीं रिसेशन होगा कहीं नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक स्लो डाउन जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, आर्थिक सिस्टम में है, वो ज़रूर है। लेकिन ये साइक्लिकल है, ये कुछ समय चलेगा फिर निकल के आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें इस महीने जो कच्चे तेल का दाम है वो $100 से कम है। अभी बाइडेन गए भी हैं सऊदी अरेबिया, तो मुझे लगता है कि एक एजेंडा पे आइटम ये भी होगा कि आप ज़्यादा निकालना शुरू करें। जी। और कुछ चीज़ें और बदल रही हैं, जैसे कि अभी टर्की ने कल एक अनाउंसमेंट की है और जिसको जेलेंस्की ने भी कंफर्म किया है कि टर्की ने एक मीटिंग कराई है, नेगोशिएशन जेलेंस्की मतलब यूक्रेन, रूस और टर्की के बीच में, कि उससे जो यूक्रेन में जो अनाज फंसा हुआ है, जो पिछली फसल का अनाज है, थोड़ा नहीं है, 22 मिलियन टन है गेहूं, जो भारत सारा एक साल में पिछले साल में भारत ने बहुत निर्यात किया गेहूं, पर वो 7 मिलियन टन था सिर्फ, उससे 3 गुने से ज्यादा अभी पिछली फसल का यूक्रेन में अड़ा हुआ है और नई फसल आने वाली है। जी। तो वो उन्होंने कहा कि हमारा समझौता हुआ है और थोड़े दिन, 2-4 दिनों के अंदर हम ये जहाज़ों के अंदर जो यूक्रेन के बंदरगाह हैं वहाँ से अनाज निकालना शुरू कर देंगे और उसको टर्की फिर एस्कॉर्ट करेगा। तो अगर ये हो जाता है तो अब देखिए और भी कहीं थोड़ा इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये सब एक, ये जैसे कालचक्र चलता है ऐसे ये आर्थिक स्थिति का भी एक चक्कर चलता है। इस समय आप देखें कि चीन के अंदर भी मंदी है। जी। चीन के अंदर जैसे उनका आयात बहुत कम हो गया है। आयात कम कब होता है? जब आपके लोग खरीदना कम शुरू करते हैं, कंजम्पशन कम करते हैं। जब आपके लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं आपका आयात बढ़ता है। तो ये सारी चीजें, ये एक साइकिल है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अर्थव्यवस्था से लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक इस एपिसोड में हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कृपया हमारे मेंबर बने। आप मेंबर बनेंगे तो आपके साथ पार्शियलिटी करेगी अपूर्वा और आपके सवाल पहले लेगी। बिल्कुल।